अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। जाफर एक्सप्रेस जो वाकया पेश आया है गुज़िश्ता रोज, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन अब तमाम तर ऑपरेशन क्लियर कर लिया गया है, तमाम तर जगह को क्लियर कर लिया गया है। डीजी ISPR ने अब से कुछ देर पहले जब मीडिया में गुफ्तगू की है तो उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया है कि 30 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया है। और इसमें कुछ हमारे जो फौजी जवान हैं ये क्लियरेंस ऑपरेशन करते हुए उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया है, लेकिन वहां पर मौजूद जो लोग थे उनको बचाना बहुत जरूरी था। जो मासूम मुसाफिर थे वहां पर मौजूद थे उनको बचाना बहुत जरूरी था। और ऐसी जगह पर जो कि जियोग्राफिकली बड़ा खतरनाक था वहां पर, तो वहां पर बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन किया गया है। और उन तमाम दहशतगर्दों को जो कि पाकिस्तान के अमन को खराब करने की ऐसी कोशिशें, मजमूम कोशिशें कर रहे थे, जिनके मास्टरमाइंड बैठे थे इंडिया में या फिर अफगानिस्तान में और सैटेलाइट फोन के जरिए वो उनसे राब्ते में थे, आखिर उनको भी जो सर हैं वो कुचल दिए गए हैं और जो दहशतगर्द हैं उनको भी जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। और पूरी दुनिया ने जो है वो इस वाकये की मजम्मत की है। अमेरिका की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से, चाइना की जानिब से जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कहा गया है कि हम बिल्कुल भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इस मुश्किल घड़ी में जो है वो दुख और अफसोस का भी इजहार किया गया है और उसमें जो है वो कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, सरफराज बुगटी साहब ने आज पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की है और उन्होंने बताया है कि हम एक तो बाहर की दहशतगर्दी का सामना तो है, जो बाहर के दुश्मन है, जो बैरूनी दुश्मन है, उनको तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन खुदारा यहां पर रहने वाले लोग मुल्क दुश्मनी की बातें ना करें। जरा उनकी गुफ्तगू सुने। रियासत में फिर सिर्फ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नहीं आती, रियासत में आपके पॉलिटिकल इदारे आते हैं, रियासत में आपके स्टेक होल्डर्स आते हैं, पावर सेक्टर आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो ऑपोजिशन में है। फिर वो यकसुबान हो और जो एक प्लान, नेशनल इलेक्शन प्लान की सूरत में है या कोई भी प्लान तैयार किया जाता है उस पर अमल किया जाए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। साराना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, बुगटी साहब की बात तो ठीक है, हम उनसे जो है उनको आम मुआफी का ऐलान करते हैं, कहते हैं आए बैठें हमसे बात करें, डायलॉग्स करें, लेकिन फिर भी वो पीठ में छुरा घोंपने से नहीं रुकते हैं। और ये जो वाकया पेश आया जाफर एक्सप्रेस में, मासूम जानों को जाया करके उन पर गोलियां, बच्चों पर गोलियां मार के, और क्या मिल गया, क्या कर लिया इन्होंने, क्या क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? देखिए, ये बड़े सफाक कातिल हैं और वो जो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। ना वो पाकिस्तानी कौम को डरा सके, ना पाकिस्तानी अदारों को वो हरा सके, अल्टीमेटली जहन्नम वासिल हुए। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि तय करने का वक्त आ गया है कि हमने किस तरह इस शरपसंदी को, इस दहशतगर्दी को खत्म करना है और बुनियाद से खत्म करना है। आपके हमसाये के अंदर, इंडियन पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा शोरश थी और वहां पे आज सबसे पीसफुल जो उनका सूबा है वो है और उन्होंने उसको खत्म किया। आप अमेरिका के अंदर देख लें, 9/11 हुआ, दोबारा रिपीट नहीं हुआ। और वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पे बैरूनी दुश्मन से फौज लड़ सकती है। जब घर के अंदर से चीजें इस तरह आती हैं, इख्तलाफात आते हैं, बातें आती हैं, शर्पसंदी आती है और कुछ लोगों की दुश्मनी में मुल्क दुश्मनी घर से शुरू हो जाती है, तो फिर मुल्क भी कमजोर होता है, अदारे भी कमजोर होते हैं। तो इस पे कोई शक नहीं, पाकिस्तान की रियासत को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के दुश्मन का सामना है और ये एक बड़ी चुमुखी लड़ाई है। कभी लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी कहीं से निकल के कोई दुश्मन सामने आ जाता है और उसके बाद पता चलता है कि ये दुश्मन था। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक आधे दिन में खत्म नहीं होने वाली और इसको अगर आपने 100% जीतना है और इन दहशतगर्दों को निस्तो नबूद करना है तो फिर पूरी कौम को यकसबान खड़े होना पड़ेगा अदारों के साथ। बिल्कुल, उसमें अच्छा तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान की बहस से निकलना पड़ेगा, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल करना पड़ेगा और पूरी स्पिरिट दिखानी पड़ेगी, विल दिखानी पड़ेगी पॉलिटिकल लोगों को, पूरी कौम को अदारों के साथ खड़े होकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना के एक दफा ये पूरी सफाई आपको करनी पड़ेगी। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसकी वजूहात क्या है, इसके असबाब क्या है, ये कहां से ये पैदा होती है, इसमें कौन कौन से लोग, जिस तरह रूट कॉज तो चलो पाकिस्तान के अंदर जो है उसको भी एड्रेस करें, लेकिन दूसरी बात ये खुल के सामने आ गई है कि इंडिया का इसमें क्या रोल है, अफगानिस्तान का क्या रोल है, ये ब्रदर इस्लामी मुल्क, ये उनकी हमसायगी, उनसे दोस्ती, उनका
उनका लिहाज करना और उनको होस्ट करना 30-30 लाख लोगों को, 40-40 लाख लोगों को इतना अरसा खिला पिला के जो उसका सिला मिला वो आपके सामने तो अब मेरा ख्याल ये फैसला करने का वक्त आ गया, ठीक हो गया कि और अदारों को इस तरह सिस्टम को इक्विप करना पड़ेगा ताकि पूरी तरह से इनका मुकाबला किया जा सके। राणा साहब, इक्विप्ड करना पड़ेगा, इक्विप्ड तो पूरे हैं, विल भी है, हमने तब विल है, इक्विप्ड है, जुर्रत थी, हिम्मत थी, तभी तो हमने जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को कर लिया और कोशिश की कि कम से कम जानों का ज़िया हो। लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स तो है ना कहीं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से सहूलतकारी हो रही है तो ऐसे शरपसंद अनासर मौजूद है ना। देखिए, बात यह है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और हमारी फौज ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में इस सारे मामले को डील किया, लेकिन बात खाली इतनी नहीं रहती। आज अभी आपने मुझे वजीर आला बलूचिस्तान का वो सुना रहे थे, रट्टू तोता, वो एक ही तरह की बात हमें पिछले कई अरसे से कहे जा रहे हैं, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे। भाई तुम्हारी हुकूमत है, तुमने क्या किया? जब ये कोई एक ग्रुप का काम नहीं है, ये वहां पे मुकामी ग्रुप भी थे जो सारा कुछ, तो ये जब कुछ हो रहा था तो तुम सोए हुए थे? तुम्हारी हुकूमत है, बताओ ना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना जी। तो ये जब इतना बड़ा सानिया, ये बात याद रखिएगा, ये सानिया मैं इसे पाकिस्तान का 9/11 करार देता हूं। ये पाकिस्तान का 9/11 है, ठीक है ना। अब हमें अमेरिका की तरह रिएक्ट करना होगा। अमेरिका ने इफ एंड बट से निकल के एक बात तय की थी कि या कोई हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है, दरमियानी रास्ते नहीं छोड़े थे। हमें भी उस जगह पे खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन हमारा अगर माइंडसेट ये हो कि इतने हीनियस क्राइम और इतने गुंजलक मसाइल में हमारा वजीर दाखिला का एक एसएचओ काफी है। लोग अब मुझसे पूछ रहे हैं कि जी वो एसएचओ किथे जिन्हें ये हल करना था मामला, जाके आपकी संजीदगी का अंदाजा कर लेना आप। भाई ये कितना डीप रूटेड मसला है, आपको अंदाजा ही नहीं है। आप इसे इतना लाइट ले रहे कि एसएचओ को एक एसएचओ की मारे। लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों को वजीर दाखिला साहब कंट्रोल करने के लिए छापे वो कह रहे हैं। अब मैं नहीं अभी उधर जा रहा, आपकी मेहरबानी मुझे इस तरफ रहने दे। तो आपको इसे संजीदगी से लेना पड़ेगा। अच्छा, ये इस तरह नहीं है कि आप कहें जी बड़े लाइटली एक एसएचओ नहीं मारे। भाई इंडिया, अब यूरोप, कुछ हमारे ब्रदर मुमालिक, कुछ हमारे अंदर के लोग, ये सब वहां पे नेक्सिस करके बैठे हुए हैं और इतने ताकतवर हैं कि इतना बड़ा वाकया उन्होंने किया। और ये इसमें आपको एक और बताऊं, एक डब्बा था जिसमें स्टेट बैंक का डब्बा था। अब उसमें क्या था आप अंदाजा करें कि कितना सेंसिटिव बात है ये, ठीक है ना। तो हम अगर हम ये सारी चीजों को नहीं समझ पा रहे, बलूचिस्तान हुकूमत नहीं समझ पा रही, तो मैं तो एक दिन से, पहले दिन से ये कह रहा हूं कि जब तक अवाम की हुकूमत नहीं बैठती ना कहीं पे, जब आप ऐसे पैराट्रूपर लाके बिठा देंगे, यही वजीर दाखिला होते हैं, सरफराज मुफ्ती साहब यही वजीर आला हो जाते हैं जी। तो क्या वहां पे क्यादत आम आदमी की खत्म हो गई है? हम आज अगर ये कहें कि जी यूं है वो है, तो नवाबों को जितना पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है माजी में, क्यों नहीं उसका कोई ऑडिट करता कि वो पैसे आवाम पे क्यों नहीं खर्च हुए? अगर वहां नौजवानों में एहसास महरूमी है और उस एहसास महरूमी को कुछ कैश कराने लोग खत्म करना है, इन्होंने खत्म करना है। अब क्या आर्मी वाले जाके एहसास महरूमी को खत्म यही मैं कह रहा हूं ना कि रियासत का मतलब है कि रियासत के सारे कंपोनेंट। यस। और ये मैं बस एक बात मेरी ये सुन लीजिएगा, देखिए मोहतरमा, के मीडिया को भी इस वक्त तमाम तासुबात से बाहर निकल के एक कौम के तौर पे रिएक्ट करना चाहिए। मैं अभी एक प्रोग्राम में था, मैंने वहां कहा, मैं यहां दोबारा दोहराता हूं कि उन पे अल्लाह की लानत हो जो सोशल मीडिया में हमारे पाक फौज और इदारों के साथ वो कर रहे हैं। अल्लाह ताला की लानत हो उनके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तीसरी दफा कह रहा हूं कि उन पे लानत हो, लेकिन इसके पीछे छुप के अगर ये वजीर कल से लगे हुए सारे, वजीर दिफा, वजीर इतलात, फला फला फला, वो जी पीटीआई, भाई पीटीआई को छोड़ दें आप जी। आप बताएं आपकी जिम्मेदारियां क्या थी, आपने क्या की? 3 वजीर दाखिला रखे हैं आपने। नहीं, पीटीआई क्या, उमर अयूब ने कहा है, पीटीआई के बिहाफ पे उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है और हम खड़े हैं। उन्होंने कहा हम इस वक्त इस मौजू पे हम हुकूमत के साथ हैं। 3 वजारत दाखिला में लोग हैं जी, ठीक है ना, मुशीर अलहदा है, वजीर अलहदा है, वजीर मुमलिकत अलहदा है, तो आप 3 वजीर दाखिला हैं, ठीक है।
और आप अभी तक वो उस मामले को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक हो गया राज साहब, 3 वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला, वजीर मुमलिकत और उसके बाद तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि बहुत दहशतगर्द थे, हमने कर लिया। मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट राना साहब ने कह दी। खटक साहब किधर गए? खटक साहब भारी भरकम शख्सियत वाले, राना सनाउल्लाह ने खुद कहा है बहुत भारी भरकम शख्सियत वाले हैं, तो उनको लेके आए मैदान में। ये वक्त जो है इसमें कोई शक नहीं है, पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है, बैशिंग का वक्त नहीं है, लेकिन बात तो करने वाली करनी पड़ेगी। लोग बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि खटक साहब किधर हैं। लोग तो ये भी पूछते हैं कि नए जो वजीर बने हैं अब्बासी साहब, वो किधर हैं? अच्छा, वो क्यों नहीं इस पे बोले? लोग ये भी पूछते हैं कि जो हेडक्वार्टर ने, लाहौर हेडक्वार्टर रेलवे ने एक्टिव होना था, वो एक्टिव क्यों नहीं हुआ? और ट्रेन के अंदर मौसलाती निजाम जो चाहिए था वो कहाँ था, क्यों नहीं था? और वहां सिक्योरिटी प्रॉपर क्यों नहीं थी? लोग तो बहुत सारे सवाल करते हैं, उन सवालों का जवाब चाहिए। और ये सारा कुछ अगर फौज नहीं करना है, अदारों नहीं करना है, तो फिर हुकूमत का क्या काम है? और फौज तो आप कहते हैं एहसास महरूमी, फौज ही तो एहसास महरूमी खत्म कर रही है। वही तो कंटोनमेंट बना रही है, वही कॉलेजेस बना रही है, वही सड़कें बना रही है। परवेज मुशर्रफ के दौर में, जिसको बहुत कहा जाता है कि जो उन्होंने बलोचिस्तान में ये कर दिया, उसके दौर में इतनी सड़कें बनी। और बलोचिस्तान के अंदर आज भी फौज वहां के लोगों को भर्ती कर रही है, वहां पे सड़कें बना रही है, वहां पे कॉलेजेस बना रही है, वहां पे कैडेट कॉलेज बन रहे हैं, और वहां पे लोगों को कोशिश कर रही है कि एंगेज किया जाए, डेवलपमेंट हो रही है। और वहां पे जो सरदारों को, जागीरदारों को, सियासतदानों को पैसे जाते हैं, वो हिस्से बांट लिए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि 600 अरब रुपया बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जाता है। अगर ये आप मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या है? 600 अरब, 600 फैक्ट्री लग सकती है। 1 अरब रुपए की एक फैक्ट्री लगा दें, 600 फैक्ट्रियां लग सकती हैं इस मुल्क के अंदर। 600 अरब रुपया उसमें झोंक लिया जाता है। इसी तरह के कुछ सैकड़ों प्रोग्राम है। जिस तरह भुट्टी साहब ने कहा कि जी मेरे बलोचिस्तान के अंदर 1.5 अरब रुपया तकसीम होना है, और नहीं 30 करोड़ रुपया ज़कात का तकसीम होता है, तो ज़कात के जो महकमा है उस पर 1.5 अरब रुपया खर्च होता है, और 100 गाड़ियां भी हैं उसकी, यानी 30 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 अरब का महकमा रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरह के काम अगर रियासत के अंदर करेंगे तो फिर एहसास महरूमी तो होगी, और एंड के ऊपर वो सारा भुगतना फौज को पड़ता है, अदारों को पड़ता है। फिर बात होती है, अब सवाल यह है कि ये सारा कुछ, मेरा ख्याल है कि सिविल गवर्नमेंट को भी इसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए थी कल के सारे मामले में, फ्रंट फुट के ऊपर आके। लेकिन खैर इस मौके के ऊपर मुनासिब नहीं लगता कि हम इस तरह की बात करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अदारों ने और जिस तरह पाक फौज ने वहां पे ऑपरेशन किया, जिस तरह एक दहशतगर्द को टारगेट किया, और ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था। उन्होंने जो सुसाइडर थे जिन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, वो लोगों के गिर्द बैठाए हुए थे, वहां पे मगवी थे, उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज था। और हमारे कमांडोज ने, एसएसजी के कमांडोज ने, फौज के जवानों ने वहां पे बड़ी बहादुरी से और बड़ी महारत से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। जाहिर है क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, और उन्होंने इस चीज को क्लियरेंस ऑपरेशन तो कर लिया है। राना साहब, आगे फॉर द नेक्स्ट ऐसा थोड़ी है कि वाकया हो गया, हम जागे और फिर हम सो गए भीगी बल्ली की तरह के बस ठीक है, अब जब आगे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले तो नहीं लेते? नहीं, बतौर कौम अगर मुझे आप इजाजत है थोड़ा सा नोहा पड़ेगी, तो मैं तो ये जाती तौर पे समझता हूँ कि हम कभी भी अपने फेलियर से नहीं सीखते। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम किसी चीज में नाकाम होते हैं तो हम उसका एतराफ करने के बजाय सामने वाले के ऊपर सारा गन डाल देते हैं, और उसको पे गन डाल के हम कहते हैं कि हमारा जिम्मा कोई नहीं था, हम तोश पोश हैं। तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये जो 9/11 है, अमेरिका ने क्या किया था? जब 9/11 हुआ तो अमेरिका का पूरा मीडिया 9/11 के पीछे खड़ा हुआ। ठीक है, उनके पास इफन बट्स नहीं थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हमारी एजेंसियों का फेलियर है, हमारे इदारों का फेलियर है। ठीक है, और फिर वो ये भी नहीं कह रहे थे कि फला बंदा देखें जी अब इदारों पे ये कर रहा है या ये कर रहा है। वो ये कह रहे थे कि हमने बतौर कौम
अब हमने ये मार दोबारा नहीं खानी और उन्होंने नहीं खाई दोबारा। एब्सोल्युटली। हम तो हर बार एपीएस के बाद भी हम यही बातें कर रहे थे, हम उसके बाद 10,000 वाकयात ऐसे हो गए, हर बात पे एक ही तरह रट्टू तोतों की तरह एक ही बातें कर रहे होते, हम सीखने पे तैयार नहीं है। बिल्कुल सही बात होगी है, और लेकिन हमने सीखना है बतौर कौम और यूनाइटेड होना है, यकजा होना है। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की बहन अलीमा खानम और उमर अयूब को JIT की जानिब से बुलाया गया है, कल तलब कर लिया गया है, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया है उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और मनफी प्रोपेगेंडे की जो है उसकी नजर में इन रहनुमाओं को तलब किया गया है। और वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ना कोई सीरियसनेस के केस मुझे लगता है खत्म हो रहे हैं, इस वजह से इस किस्म के केस बनाए जा रहे हैं। राहत साहब, ऐसा ही है? JIT ने जो तलब किया है उमर अयूब को, और बल्कि उमर अयूब ने गुफ्तगू भी की है, पहले उनकी गुफ्तगू सुना दें फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये उमर अयूब गुस्से का इजहार कर रहे थे, तुम हो कौन, ये ऐसा थोड़ी होता है, तुम हो कौन, नोटिस आया है, जाहिर है कि इदारा बना हुआ है, उसने आपको नोटिस दिया, आपने जवाब जमा करवाना है, यही जवाब आपने कल जाके जमा करवाना है। राहत साहब, लेकिन कोई सीरियस केस बना ले हुकूमत भी या वो इदारे भी, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बजाय कि ये सोशल मीडिया पर आप मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आपको तलब कर लिया JIT ने। फिजा, आपकी ये तजवीज मेरा ख्याल है हुकूमत तक पहुंच गई होगी, अब वो सीरियस केस बनाएंगे। मैं तो जाहिर है, मैं तो उनको मशवरा क्या दूंगा, बड़े बड़े सियाने बैठे हुए हैं और वो खुद ही बना लेंगे कोई ना कोई केस, कोई ना बन जाएगा कोई ना कोई, लेकिन इस तरह का केस ना बनाएं। जो उमर अयूब साहब बात कर रहे हैं, टेक्निकली वो बात दुरुस्त कर रहे हैं कि जी ये रियासत बैठी है, ये असम्बली है, ये पार्लियामेंट है, ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसके पास क्या इख्तियार है, वो रियासत का मुलाजम है जिसने तलब किया है, या वो खुद रियासत है जहां वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। सवाल यह है कि ये बहस क्यों है, रियासत के खिलाफ गुफ्तगू हो क्यों रही है, ये बात होती क्यों है, और ये नौबत क्यों आती है, और ये क्यों गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम होते हैं। पहले चंद लोग ढूंढने से मिलते थे कि गद्दार कौन है, और बड़ी मुश्किल पेश आती थी, हमने कभी लिखना होता था ना गुस्से से कि मुल्क के हवाले से, मुल्क की मोहब्बत में, तो बंदा को ढूंढने से मिलता नहीं था, अब बेवतन कोई नहीं मिलता। यानी इतने सर्टिफिकेट राना सब तकसीम कर रहे हैं आजकल, इतने सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं, सही बात, कि हर बंदा दूसरा बंदा गद्दार ही लग रहे हैं, गद्दार ही लग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपका इश्यू किसी के साथ है, किसी पर्सनैलिटी के साथ है, तो आप इस हद तक क्यों जाते हैं कि वो उससे मुल्क दुश्मनी की बू आने लग जाए, यानी वो मुल्क दुश्मनी लगना शुरू हो जाए, रियासत दुश्मनी शुरू हो जाए। और यही तो वजह है कि ये जो दहशतगर्दी और ये सारी चीज जिसपे हम शाम करीबा पढ़ रहे हैं, जिसपे हम रो रहे हैं, जिसपे हम बार बार कह रहे हैं कि हमें कौम बन जाना चाहिए, और बार बार कह रहे हैं कि अदारों के साथ सबको खड़ा होना चाहिए, और बार बार कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे घर के अंदर इस तरह की आवाजें आ रही हैं, और हमारे घर के अंदर से जब ये आवाजें बंद नहीं होंगी, दुश्मन को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि आप घर के अंदर अगर लड़ रहे होंगे, एक दूसरे को बहस कर रहे होंगे, क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो फिर दुश्मन मौके से फायदा उठाएगा। और एक्जैक्टली यही हो रहा है। अब उमर अयूब है या बाकी लोग हैं, वो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, रियासत पर हमले की बात हो रही है, ये तो एक्सट्रीम है ना, कि आप सोसाइटी के अंदर से जो टॉलरेंस है वो खत्म हो गई है। सही बात। और सियासत को सियासत के अंदाज में करने की बजाय इसको बिल्कुल जाती दुश्मनी बना दिया गया, और सियासत जो हमेशा नजरियाती होती थी अब वो मालियाती भी हो गई है और जाती दुश्मनी में तब्दील हो गई है, और यही सबसे बड़ी तबाही है। यही सबसे बड़ी तबाही है। अब अलीमा खानम और उमर अयूब को JIT ने आज बुलाया था, वो आज पेश नहीं हुई, तो अब 13 मार्च के नोटिस जारी कर दिया है कि वो 12 बजे तक पेश हो। सजा देंगे, क्या करेंगे? सोशल मीडिया बंद कर देंगे, सोशल मीडिया को फांसी दे देंगे? नहीं, सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने तय कर लिया है कि हम जिसे चाहे गद्दार करार दे दें, और जिसे चाहे कौमी मुफाद में हारे हुए को हुकूमत दे दें। फार्म 47 को मैं एक बात कर रहा हूँ, कौमी मुफाद में हम कहें जी फार्म 47 जो है वो रूल करेगा,
और कौमी मुफाद में हम कहें भाई सिंध के अंदर जेडीए जीत भी गई है तो नहीं पीपल्स पार्टी रहेगी, क्योंकि इंतजामी मामला आते हैं। तो आज उनकी वैसे 1 साल कारकर्दगी मुराद अली शाह ने खुद बताई है, देखी थी आपने कारकर्दगी? जी मैंने देखी थी। तो ये मुझे जरा ना ये नेशनल इंटरेस्ट और रियासत मुखालिफ जो है, नहीं उन्होंने कहा मुझे करने की जरूरत ही नहीं है यार। मैं जी बताएं, इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, मेरी सारी बात आपने बीच में बुला दी। राहत साहब अपनी तवज्जो से सुन रहे हैं आपकी नहीं आप तवज्जो से सुन रहे हैं, आप सफ़े गिन रहे हैं कि किसने कितने सफ़े दिए। मरियम साहबा ने अगर आपके अखबार को नहीं दिए तो मेरा कसूर है इसमें यार। सही बात, ठीक है, सोचने वाली लाइन को नहीं मिले, आपको नहीं मिले तो मैं इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना, सोचने वाली। ठीक है, बात ये कि आपने कायदे आजम की बहन उनको सबसे पहले कहा कि ये रियासत मुखालिफ है, ठीक है। उसके बाद ये भुट्टो पे भी आया, नवाज शरीफ के ऊपर भी आया, इमरान खान पे भी आया, अब उमर अयूब पे आया जिनके वालिद साहब पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर रहे और जिनके दादा पाकिस्तान के कुल मुख्तार रहे। अलीमा साहिबा रियासत मुखालिफ है, जिनका भाई जो है वो पूरे पाकिस्तान की एक शनाख्त है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि यार थोड़ा सा हमें इस पे हाथ हौला कर देना चाहिए। आप और कोई काम पा दो भाई। माजी में अभी आपने, अब मेरा ख्याल है वो फवाद चौधरी के ऊपर मोबाइल छीन के भागने का मुकदमा बनाया था कि कुछ इस तरह का। माजी में भैंस चोरी का मुकदमा, वो चलो डिसेंट सा भैंस चोरी नहीं तो कटा चोरी का ही कर दो यार कोई। अरे ये मतलब रियासत, थक गया हूं मैं। हम दहशत गर्दों को तो पकड़ नहीं पाते, पाकिस्तान के अंदर जिसे मर्जी दहशतगर्द करार दे देते यार कि ये रियासत से टकरा। रियासत से कौन टकरा रहा है? जिन्होंने कल जाफर एक्सप्रेस वाला सानिया किया, ठीक है, उन्हें कुचलना चाहिए। जिन्होंने एपीएस का सानिया किया वो है रियासत मुखालिफ। जिन्होंने कामरा के अंदर किया वो है रियासत मुखालिफ। जिन्होंने अब चीनियों के ऊपर गाड़ियों पे हमला किया वो है रियासत मुखालिफ। जिन्होंने बसों के अंदर धमाके किए वो है रियासत मुखालिफ। आप उन्हें पकड़े ना, बिल्कुल ऐसे, उन्हें दे सजा, उन्हें सजा दे। ये आप इस तरह अगर आपने जो अभी आपने तो खैर इंतहाई मासूमियत में एक बात की, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस चक्कर के अंदर कहीं सोशल मीडिया पे पूरा क्रैकडाउन होने जा रहा है। और सोशल मीडिया जो है जिन्होंने इनके ट्वीट रीट्वीट किए हैं वो भी सारे ही, ठीक है ना, ये सारा कुछ जो है ये किसी और तरफ मामला ना चला जाए। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि अगर आप इस तरह करेंगे, आज मैं किसी को कह रहा था कि जब बड़ों की जबान बंद होती है तो फिर यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है ना वो बोलना शुरू करते हैं, वो वायरल हो जाते हैं। वो जो जैसे बच्ची हो गई थी मंसूर अली खान के प्रोग्राम वाली, तो आप ऐसा ना करें यार, आप लोगों को बोलने दें। मेरी नजर में इमरान खान मुहिब्बे वतन है, नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, जरदारी मुहिब्बे वतन है, मेरी नजर में मरियम मुहिब्बे वतन है। इनके वो माली मामलात के हो सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने या पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए कभी भी सामने नहीं आएगा, ये मेरा यकीन है। एब्सोल्युटली। इसी तरह मतलब वो ये ऐसा थोड़ी है सर्टिफिकेट और आपसे किसी का इख्तलाफ हो सकता है, किसी की राय हो सकती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कोई रियासत के रिट को जाके चैलेंज कर रहा है या कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्यों राज साहब? देखिए जी, रियासत एक ऐसा अदारा है कि जिसको लिख पढ़ के जबर का इख्तियार होता है, किसी इंडिविजुअल्स को नहीं है कि वो किसी को इस तरह कहे। तो रियासत को बिहेव करना चाहिए इस तरह से कि जो भी इस तरह रियासत की रिट को चैलेंज करता है, ये दहशतगर्द है, उनको बिल्कुल निस्तो नबूद करना चाहिए। जो पोलिटिकल अकाइयां है पाकिस्तान की, उन सारी को साथ लेके चलना चाहिए। नहीं राहत साहब, अब बात मनफी प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल इकाइयां, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, सारे जो लोग हैं इनको इकट्ठे होके एक कौम बन के कम से कम जब आपके अंदर इमरजेंसी की एक सूरत हाल है उसमें तो इकट्ठे हो जाना चाहिए। अच्छा, जहां तक प्रोपेगेंडा की बात है, सोशल मीडिया की बात है, उसमें कुछ लोग चाहते हुए कुछ ना चाहते हुए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं इस पे वो तफरीक नहीं कर सकता, ज़ाहिर है मैं कोई एजेंसी नहीं हूं ना, FIA मेरे अंडर है, लेकिन ऐसा हो रहा है। कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उमर अयूब कर रहा है या नहीं कर रहा है ये एक सवाल है, और फलाना कर रहा है या नहीं कर रहा है एक सवाल है। अब सवाल ये कि इस सारे चक्कर में अगर 295 एक 295C बनी थी, उसके चक्कर में आप किसी मुखालिफ को भी रगड़ दें, पीका एक्ट है उसके चक्कर में आप 4 सही और 2 वैसे उनको भी रगड़ दें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए और उसको उसी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए। PTI को भी थोड़ा सा गुस्सा थूक देना चाहिए, और अगर गुस्सा है और किसी
शख्सियत से इख्तलाफ है ठीक तो है। प्लीज बिल्कुल ठीक उसमें ये सोचना चाहिए कि वो इख्तलाफ हमारे तय होते जाएंगे। ये मुल्क है तो सब कुछ है, बिल्कुल। और आप पहले किसी को जब मुल्क को दबाते मजबूत जाएंगे करें, तो वो इसको कहीं बचाएं। ना और कहीं पहले तो जो कुछ हमने किया उसके नतीजे मुल्क को क्या मिला है, ठीक हो गया, कितना को फायदा हुआ है। ठीक हो गया। राना साहब, अब जैसे याद है एहसन इकबाल वाला जो इंसिडेंस हुआ था, ये इस तरीके से कि जब आप नौजवानों को या किसी को भी जब बोलने के लिए जगह ही नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा एग्रेशन निकालेंगे। एक ना बहुत पुराना मुहावरा था कि जब जबानें बंद हो जाती हैं तो दीवारें बोल पड़ती हैं, ठीक है ना। देखिए आज कौमी असम्बली में जिसको आप रियासत मुखालिफ करार दे रहे हैं ना, उमर अयूब ने अपनी बारी पे तजवीज पेश की कि आज तमाम चीजें आप मुखर करें और सब बलूचिस्तान पे बात करें, ठीक है। तो जो उस टाइम चेयर कर रहे थे उन्होंने कहा नहीं जी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भाई अगर उमर अयूब वहां पे ये कह रहा है तो वो रियासत मुखालिफ हो सकता है? अगर वो ये कह रहा है कि बलूचिस्तान पे बात की जाए तो वो एक पाकिस्तानी है, तो वो एक हमारे जख्म जो है उसके ऊपर कह रहा है कि इसके ऊपर बात करें कि क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है। यस। और अगर वो कौमी असम्बली के अंदर कोई ऐसी बात करते तो एक्सपोज हो जाते। बिल्कुल ठीक है। आप कब तक ये जेब से सर्टिफिकेट निकालेंगे और इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया? आप जो मुझे इससे जुल्फकार राह से इख्तलाफ हो सकता है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। बिल्कुल। अगर कोई बंदा किसी चीज पे इख्तलाफ करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। इख्तलाफ ही वो लोग करते हैं जो बेहतरी चाह रहे होते हैं। अगर आपने ये जबानें बंद करनी है और इस तरह बंद करनी है तो ऐसे जबानें बंद नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई नहीं, फिर आप दोनों को भी जीआईटी के सामने पेश करेंगे और फिर आपकी भी सुलह कराई देंगे। जीआईटी है, उनके सामने रोज पेश होते हैं, रोज ही पेश होते हैं। अवाम जीआईटी है जिसके सामने हम पेश होते हैं। बट एक ब्रेक पर जाना है, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब के अंदर पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही हैं और इसी पर जो है वो नहरों वाले मसले को भी हल करने के लिए पीपल्स पार्टी और फेडरल गवर्नमेंट इस पर कोशिश ये करी है कि किसी तरीके से इस मसले को हल कर लिया जाए। किसी तरीके से जो नई दरियाए सिंध के अंदर से नहरें निकालनी है उसको हल कर लिया जाए। उधर अयाज सादिक और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई है स्पीकर कौमी असम्बली की, और जो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हुई है। राहत साहब, ये मुलाकात पर भी मैं चाहूंगी आप इस पर कमेंट करें। और दूसरा, जो बिलावल और जरदारी साहब की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, एक कमेटी भी बना दी है जो कि मुज़ाकरात करेगी। हमारे यहाँ पर वैसे कमेटियां तो बहुत बनती हैं और कमेटी का खेल भी खूब खेला जाता है, लेकिन पानी का मसला सीरियस है। अगर नई नहरें निकाल ली जाती हैं और इस पर सियासत नहीं की जाती तो तरक्की होगी। फिर साहब, पाकिस्तान ने आप हिस्ट्री पे नजर दौड़ा के देखें, जब भी तरक्की की है 1 यूनिट के तौर पे की है। और जब से ये सूबाई खुद मुख्तारी का बुखार चढ़ा है ना हमें, और 18वीं तरमीम आई है, और ये मेरा पानी, ये आपका पानी, ये मेरा सड़क, ये आपकी, तो उसमें ये हुआ है कि पाकिस्तान कमजोर हुआ है, बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है। अब आप अंदाजा करें ना कि जी सिंध ये हमारा पानी चाहिए, वो भाई हमारा पानी से क्या मुराद है? वो भाई 5 दरिया इस मुल्क के अंदर बहते हैं, सारे लोग इस सबका इस पे हक है। ये तो नहीं हो सकता कि एक एक पानी की बूंद के ऊपर आप लड़ रहे हैं, और जो बिलियंस डॉलर का पानी कुदरती तौर पे अल्लाह मियां आपको देता है उसको आप जाया कर देते हैं, उस समुंदर में चला जाता है। कराची के अंदर पानी के ऊपर आप लड़ रहे हैं, वहां पे टैंकर माफिया है, वहां पे पानी खरीद के सारे लोग पी रहे हैं, और वहां पे टैंकर माफिया बिलियंस रुपए बना रहा है। गवर्नेंस का लेवल ये है हर जगह पे, वो आपके सामने है। अब सवाल ये कि प्राइवेट पार्टियों को जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तर्ज के ऊपर चलाएंगे ना, पॉलिटिकल पार्टीज को, और व्हाट्सएप के ऊपर चलाएंगे, और फिर इस तरह की तरजीहात आपकी होंगी कि जिसमें अब आम नाम की चीज, जिसमें लोगों के राइट्स, लोगों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ नाम की चीज होगी नहीं। बुनियादी तौर पे आम जो शहरी होता है उसका एक एग्रीमेंट होता है रियासत के साथ। एग्रीमेंट क्या होता है कि वो टैक्स देता है, और मैं देखे एज ए पाकिस्तानी टैक्स देता हूं। किस किस चीज में देता हूं मैं अभी बोलना शुरू करूंगा 2 घंटे लग जाएंगे। सही बात है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर चीज पे टैक्स देते हैं। सही बात है। लेकिन उसके जवाब में रियासत मुझे क्या दे रही है? प्रोवाइड क्या कर रही है? ना सिक्योरिटी दे रही है, ना हेल्थ दे रही है, ना एजुकेशन दे रही है। और ऊपर से ये सारे अजराज रिपोर्ट्स की तरह, कोई इधर जा रहा है जी मैं मुल्क के लिए लड़ रहा हूं, मैं इधर लड़ रहा हूं, ये स्टेक होल्डर इन्होंने अपना नाम रखा हुआ। इस तरह मुल्क को अगर चलाना है तो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह मुल्क नहीं चलते। इन सब लोगों को संजीदगी के साथ सोचना होगा। और मुसीबत यह है कि जो अरबपति है वो कहता है मैं खरबपति बन जाऊं, जो खरबपति है वो ट्रिलियन रुपए डॉलर इकट्ठे करना चाह रहा है। पता नहीं पूरी रियासतें, पूरे इदारे, पूरी जगह खरीद चुके हैं, इसके बावजूद उनके पेट ही नहीं भर रहे। सही बात। तो
मुझे नहीं समझ आती। आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं लेजिस्लेशन पता नहीं तेज कर दें, उस लेजिस्लेशन का आम आदमी से क्या ताल्लुक है? एक कानून इस पे भी बना दें कि लोगों को रोटी कपड़ा और मकान मिल जाया करे, जो बात आपने बहुत पहले कही थी, या इस पे भी एक लेजिस्लेशन कर दे कि लोग जो बेचारे भूखे मरते हैं, जो खुदकुशियां करते हैं, जो नहरों के अंदर छलांगे लगाते हैं, उसका भी कोई वाली वारिस पैदा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का जो निजाम है ना, ये जुल्म और जबर का निजाम, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। मुफाद में सियासत होनी चाहिए है, जमहूरियत के इस्तेहकाम की जरूरत है। नवाज शरीफ ने एक बार फिर ये नारा बुलंद किया है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। आज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के दौरान बात अपने स्पीकर को भी बता देते कि पार्लियामेंट सुप्रीम, तो पार्लियामेंट के जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ हैं उनको अब रियासत मुखालिफ इल्जाम के अंदर एक ग्रेड 18 के अफसर के सामने पेश करवा रही। तब पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती। जब पार्लियामेंट के अंदर नकाबपोश आ जाते हैं तो नहीं होती पार्लियामेंट सुप्रीम। होती है क्यों? जब क्या कहते हैं स्पीकर का वो प्रोडक्शन ऑर्डर एक ग्रेड 17 का 18 का अफसर उठा के बाहर फेंक देता है तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होती। पार्लियामेंट सुप्रीम है, स्पीकर नहीं। तो फिर पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालें, चाय बना लें सुप्रीम। तो मैं कुछ और बात कह रहा हूं। मैं तो बात ये कह रहा हाँ हूं कि देखें, बात ये कि जो मेरे भाई जुल्फकार राहत, मेरे प्यारे भाई ने कहा कि 1 यूनिट होना चाहिए, इस 1 यूनिट ने पाकिस्तान को तोड़ा था। अयूब खान 1 यूनिट बना के बैठा था और फिर पाकिस्तान टूट गया था। सूबों को खुद मुख्तारी दें, ठीक है, और उन्हें एक फेडरेशन के अंदर बांधें। अमेरिका की हर रियासत खुद मुख्तार है, जी अपना, ठीक है, भारत की रियासतें खुद मुख्तार हैं, लेकिन वो फेडरेशन के साथ बंधी हुई है। लेकिन जब आप बंदर बांट करोगे कि पीपल्स पार्टी तुसी ले लो, पंजाब सिंध तुम ले लो, पीपल्स पार्टी पंजाब नवाज शरीफ को दे दो, फला को ये दे दो, तो फिर कोई फेडरेशन नहीं है, फिर तो बंदर बाट है। अब नवाज शहबाज शरीफ साहब ने 9 अरब रुपए बिलावल भुट्टो को सवाबदीदी फंड जारी कर दिए, जी ऐलान कर दिया। ये क्या है? रिश्वत नहीं है ये? क्या आप जरा चुप कर जाएं, ये पैसे ले लें? पहले भी पीपल्स पार्टी ने यही किया था, जब बजट पास होना था इसी तरह का रोला डाल के पैसे ले लिए थे सैलाब फंड के नाम पे। अब 9 अरब रुपए फिर ले लिए। अगर ये पाकिस्तान की सियासत है और ये पाकिस्तानी सियासत का म्यार है, तो फिर मैं क्या करूं? सर ट्वीट हूं अपना कि इस लेवल पे बिलावल भुट्टो को 9 अरब रुपए की जरूरत है। कि सूबों को हिस्सा मिलता है तो हिस्सा मिला, नहीं तो बिलावल सूबा है, नहीं बिलावल सिंध को मिला है, सिंध को नहीं, बिलावल भुट्टो को सवाबदीदी फंड जारी तो किस चीज के हुए हैं? क्या सवाबदीदी फंड? क्या पाकिस्तान के अंदर कौमी खजाना जो है वो रेवड़ी है, जिसको मर्जी बांट दो, वालों कुड़ियों बंडी का खजाना ले ही जाओ, ओके पैन मेरा भी दो, मेरे भरा का भी दे दो। तो आप सवाबदीदी फंड आपको दिला देते हैं? तो मैं तो बात सुन लेना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। एक मिनट, जो फंड है ना, सबसे बड़ी तबाही है। ठीक है, सबसे बड़ी तबाही है। बात यह है कि हमें सिर्फ सवाबदीद जो है ना, वो आईने पाकिस्तान में सिर्फ तहरीरी मिलती है हमारे लिए। हमारे पास क्या हुकूक है यार? हमारे पास क्या इज्जत है? इस कौम के, इस अवाम की क्या इज्जत है? आए मैं आप मेरे साथ चले, मैं आपको इज्जत दिखाऊं जो सड़कों के ऊपर जलील होती फिर रही है भूख के नाम पे। आए मैं हॉस्पिटल के बरामदों में दिखाऊं कि किस तरह अवाम जलील हो रहे हैं। आपको पता है 750 रुपए चिकन हो गया, आपको पता है 3000 रुपए मटन हो गया, आपको पता है कि 2000 के करीब जो है बीफ हो गया, आपको पता है चीनी के ऊपर कितने पैसे बढ़ गए, आपको पता है घी के ऊपर कितने पैसे बढ़ गए। सवाबदीद फंड जो ने बिलावल में दे दो, ए भूखे मर जान। वो गरीब आदमी कभी चिकन का अपने बच्चों को खिला देता था, आज तुमने 750 रुपए कर दिया। वो भी नहीं खरीद सकता। जहर दे दो, इन्हें मार दो, इनको इनके ऊपर बिल्डोजर चढ़ा दो, बस सवाबदीद फंड दे दो बिलावल भुट्टो को। अच्छा फिजा, ये देखें, इसलिए जो बात मैं बुनियादी बात पहले कर रहा था, राना साहब ने उससे इख्तिलाफ किया। देखिए, ये जब हमने सूबों को खुद मुख्तार करने की बात की ना, तो उसमें वफाक कमजोर हुआ क्या कि आपको जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, कि आप इनको बाख्तियार करें, आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम ले आए, आप उसमें से ये जो सवाबदीदी फंड है ये निकाल दें, बाकी कुछ और इस तरह की कबातें हैं वो निकाल दें, और गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। हो क्या रहा है कि आपको जो एनएफसी के तहत जो हिस्से मिलते हैं ना सूबों को, उसमें क्या हो रहा है कि सारा पैसा सूबों को चला जाता है। ठीक है। और उसमें सिंध को केपी को वार ऑन टेरर पे थोड़े ज्यादा मिलते हैं, सिंध को दरियाओं की बात में ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, सारों को तकसीम करने के बाद कोई 9
से 11% रह जाता है वफाक के पास। ठीक हो पूरी दुनिया का कर्जा $1 बिलियन देना किसने है? वफाक ने देना है। ठीक हो सूबे कंट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं, याशियां सूबे कर रहे हैं, खास सूबे रहे हैं, और वफाक सारा तबाह बर्बाद हो गया। मैं तो बात कर रहा हूं सूबाई खुद मुख्तारी की। ठीक है ना, जब आप सूबों को उनके अवाम के हवाले करेंगे, उनके अवाम के मैंडेट के मुताबिक हवाले करेंगे, फिर वो आजादाना तौर पे अपनी पॉलिसियां बनाएंगे। अमेरिका के अंदर इस सड़क के पे ये टैक्स होता है, इस सड़क के ऊपर ये टैक्स होता है, वर्जीनिया के इधर कोई टैक्स है, इधर कोई टैक्स है। आप अंदाजा करें कि मुझे अमेरिका का भी पता है। तो आप जो है क्या कहते हैं, वहां पे एक सड़क पे इधर कुछ रूल है, इधर कुछ रूल है, लेकिन वो जुड़े हुए आपस में जी। आप कब अपनी मर्जी से कभी किसी को 10 अरब दे दो, किसी को 20 अरब दे दो, वंडी दी शहर है। बिल्कुल सही, मेरा खून पसीने की कमाई है, सही बात। मेरा टैक्स है, मेरा गोश्त नूचते हो तुम लोग, मेरा खून निचोड़ते हो तुम लोग, और आपस में ऐसे बांटते हो। और ये ईद आ रही है ना, देते 9 अरब गरीब आदमियों को, कहते लो जी बच्चों के लिए कपड़े बनाओ, लो जी ईद के ऊपर आप नए बच्चों को लेके जाए, इफ्तारियां कराएं। बिलावल को देखते, बिलावल तो खान नु कुछ नहीं का। यही बात है, बस वो यही है ना, वो ब्लैकमेल कर लिया, ब्लैकमेल करके पैसे ले लिए और उसके बाद चुप करके कुछ दिन के लिए जो है वो वोट रहेंगे, क्योंकि जाहिर है उन्हें पता है कि इन्हीं के वोट के ऊपर तो मेरी हुकूमत खड़ी हुई है। अगर इन्होंने वोट वापस ले लिया तो मेरी हुकूमत कमजोर हो जाएगी। एनीवेज, आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अल्लाह हाफिज।